मैं डॉक्टर दिग्विजय आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले के 2 वीडियो में मैंने आपको जाट विद्रोह के प्रशासनिक, आर्थिक एवं धार्मिक कारणों पर विचार करवाया था। आज हम इस जाट विद्रोह के पीछे जो सामाजिक रूपांतरण हो रहा था और जो उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि उभर कर आ रही थी उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि बिना सामाजिक परिवर्तन के और बिना वैचारिक पृष्ठभूमि के इतने बड़े विद्रोह का मुगलों के केंद्र में ही उठ खड़ा होना लगभग असंभव था। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली, दोआब, आगरा, फतेहपुर सीकरी, मेरठ, भरतपुर, धौलपुर, ये समूचा इलाका जो था वो जाट बहुल इलाका था। और यदि हम सामाजिक क्षेत्र पर दृष्टिपात करते हैं तो जो समाज के अंतर्गत परिवर्तन आ रहे थे उनको समझने के लिए हमें उस जमाने के तत्कालीन इतिहासकारों पर दृष्टिपात करना होगा, जिनमें सबसे पहला नाम आता है एफ.एक्स. वेंडेल का। एफ.एक्स. वेंडेल। एफ.एक्स. वेंडेल कौन थे? वास्तव में एफ.एक्स. वेंडेल एक फ्रेंच मिशनरीज थे जो कि कलकत्ता की ईस्ट इंडिया कंपनी के गुप्त भेदिए के तौर पर उनको प्लॉट किया गया था भरतपुर रियासत के अंतर्गत। ये भरतपुर रियासत में 1761 से 1803 ईस्वी तक निरंतर बने रहे और महाराजा सूरजमल के ये राजनीतिक सलाहकार भी थे और राजधानी डीग में निवास करते थे। उच्च प्रशासनिक पद पर होने के कारण इनके समाज के सभी तबकों में और प्रशासन में इनकी गहरी पैठ थी, तथा समाज के बारे में इनको गहरी समझ भी थी। एफ.एक्स. वेंडेल अपने वृतांतों को अपने एक रोजनामाचे में दर्ज करते हैं और बाद में वो फ्रेंच भाषा में पुस्तक के तौर पर भी प्रकाशित होती है। उस पुस्तक का नाम था द मेमोरीज ऑफ वेंडेल, द ओरिजिन ऑफ जाट्स ग्रोथ एंड पावर इन हिंदुस्तान। इस पुस्तक में वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि जब वो डी, कुम्हेर, बयाना, भरतपुर, सिनसिनी आदि गांवों का भ्रमण करते हैं तो एक चीज नोट करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब धीरे धीरे बड़े पैमाने पर ना केवल छोटे हथियार बन रहे थे जैसे कि तलवार, बर्छी, भाले, अपितु सोफिस्टिकेटेड वेपन भी बनने आरंभ हो गए थे जैसे कि बंदूकें, हल्की तोपें और भारी तोपें। ये एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा था जाट सोसाइटी के अंदर। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जाट समाज का एक वार एग्रीकल्चरिस्ट कौम में रूपांतरण होने लग गया था। वो एक महत्वपूर्ण बात और कहते हैं कि जाट सैनिक अपने शौर्य, प्रशिक्षण और रणनीतिक कुशलता के मामले में किसी भी तौर पर समकालीन शक्तियों जैसे कि मराठा, अफगान और मुगल सैनिकों से कमतर नहीं थे। इससे एक बात और क्या सिद्ध होती है कि जो जाट कृषक समुदाय था उसका अब एक मार्शल कौम में परिवर्तन हो चुका है। अर्थात एक जाति जो कृषि आधारित जाति थी वो धीरे धीरे एक मार्शल कौम में एक सैन्य शक्ति के रूप में रूपांतरित हो गई थी। लेकिन केवल यही इसका एक उदाहरण नहीं है। औरंगजेब के जो अत्याचार हुए थे, जो उसकी मिसबिहेव हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, धर्म के आधार पर जो उसने धर्मांधता का प्रदर्शन किया था, वो ना केवल इस दोआब के क्षेत्र में उसका असर आ रहा था। यदि हम पंजाब को बात करें तो 1675 में गुरु तेग बहादुर को चांदनी चौक में उनका सिर कलम करवा दिया। उनसे कहा या तो भाई इस्लाम स्वीकार कर लो या मौत स्वीकार कर लो। गुरु ने कहा कि बंदा जो है वो
मौत को स्वीकार करना पसंद करेगा, इस्लाम को नहीं। उसके बाद से गुरु गोविंद सिंह के समय में इतना तेजी से सिख कौम का जो है वो मिलिटराइजेशन होता है कि आने वाले कुछ ही सालों में पंजाब से ना केवल वो मुगलों को भगा देते हैं, अपनी जो अफगान सत्ता थी उसको भी समाप्त कर देते हैं और अपने स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर लेते हैं। यही बात हमें दोआब के क्षेत्र में देखने को मिली थी, जहां जाट एक कृषक जाति से एक मार्शल कौम में बदल गए और उन्होंने अपने भरतपुर स्टेट की स्थापना कर ली। एक बहुत बड़ा सामाजिक रूपांतरण था उत्तर भारत के संदर्भ में दो जातियों का। इस बात की तरफ, ये तो हमें एफएक्स वेंडल इसके बिल्कुल विकसित स्वरूप की तरफ ध्यान देता है। यदि हम इससे जानना, इसकी आरंभिक ट्रेसेस को ढूंढना चाहें, इसके आरंभिक स्रोत को ढूंढना चाहें, तो हमें मनुची को ध्यान देना होगा। मनुची, भैया मनुची जो था इसकी कहानी बड़ी जबरदस्त थी। मनुची वेनिस का निवासी था और इटली का निवासी था और भारत में आ गया था। जब ये भारत में आया तो मुगल थ्रोन के लिए शाहजहां के बेटों में मारकाट मच रही थी जबरदस्त, और एक दूसरे का गला काटने पे उतारू थे। तो ये शाही सेना जो थी शाहजहां की, उसमें शामिल हो गया। शाहजहां की शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? दारा शिकोह। और दारा शिकोह की सेना में ये तोपची के तौर पर शामिल हो गया, लेकिन होना वही था जो होना था। दारा शिकोह एक सांस्कृतिक व्यक्ति था जिसको मिलिट्री और उसकी स्ट्रेटेजीज की कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। औरंगजेब दक्कन का तपा तपाया एक जबरदस्त मुगल कमांडर था जिसने दारा शिकोह को मार डाला, उसको खत्म कर दिया। बाद में जो अन्य थे उनको भी साफ कर दिया। मनुची के सामने प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें? मनुची ने तोपची का काम छोड़कर चिकित्सा का धंधा अपना लिया। देखो भैया, भारत में कुछ भी हो सके। मनुची जो कभी तोप चलाया करता था वो चिकित्सा करने लग गया लोगों की, और खूब बढ़िया करने लग गया, खूब पैसा कमाने लग गया। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो मनुची की पुस्तक स्टोडिया डी मोगोर में है। चूंकि ये मुगल सेना के साथ जुड़ा हुआ था तो लगातार दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में भ्रमण करता रहता था, और ये समूचा क्षेत्र जो था वो क्या था? ये जाट बहुल इलाका था। एक चेंज ये देखता है 1660 के बाद। वो क्या चेंजेस देखता है कि जो जाटों के गांवों में लोहार की दुकान थी, वहाँ कृषि उपकरण के साथ साथ धीरे धीरे सोफेस्टिकेटेड वेपन्स भी बनने लग गए थे। तलवार, भाले, कवच, इवन दो एक दो जगह मस्कट बंदूकों का निर्माण भी देखता है। अर्थात जो औरंगजेब के प्रशासनिक चेंजेस हो रहे थे और जो समाज के अंदर जो तनाव आ रहे थे, उन तनावों का सामना करने के लिए जो है समाज अपने आप को चेंज कर रहा है। देखिए, समाज अपने आप को बहुत तेजी से इवॉल्व करता है। यदि उस पर बाह्य दबाव और तनाव पड़ते हैं, उसको सप्रेस किया जाता है तथाई शक्ति के द्वारा, तो दो कारण होते हैं, दो परिणाम होते हैं। पहला परिणाम ये होता है या तो वो समाज सरेंडर कर देता है, झुक जाता है, या दूसरा वो समाज जो है वो संघर्ष की तैयारी शुरू कर देता है। और उत्तर भारत में हमें सिख और जाटों में, ये दोनों में बात कॉमन लगती है कि वो दबाव, तनाव और अतताई हुकूमत का सामना करने के लिए हथियार उठा लेते हैं। अब बात करते हैं हम वैचारिक पृष्ठभूमि की। देखिए, विश्व में कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांति, कोई भी विद्रोह बिना वैचारिक आयाम के सफल नहीं हुआ है, और जाट विद्रोह के वैचारिक आयामों पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था, ना किसी ने बताया था। फ्रांस की जब हम क्रांति की भूमिका की बात करते हैं तो उसमें रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू जैसे व्यक्तियों का नाम सामने आता है। यदि वो नहीं होते तो क्रांति नहीं होती। इसी प्रकार गिरीश चंद्र त्रिवेदी एक हिस्टोरियन हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है द जाट्स, द रोल इन मुगल एम्पायर, द जाट रोल इन मुगल एम्पायर। और उस बुक में उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा के इलाकों का भ्रमण किया है और जोगियों के साथ वार्तालाप किया है। ये जोगी सदियों से चली आ रही पदावलियों को गाते हैं
उन पदावलियों का जब अध्ययन गिरीश चंद्र त्रिवेदी अपनी पुस्तक में करते हैं तो एक आश्चर्यजनक समानता पाते हैं मराठा पद जो गुरु रामदास समर्थ के थे और इन पदावलियों। गुरु रामदास समर्थ जो थे उनका नाम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में और उस अत्याचारी का मुकाबला सैन्य शक्ति के माध्यम से करने में सबसे ज्यादा जोर गुरु रामदास समर्थ करते हैं। बहुत सारी पदावलियां और रचना ग्रंथ रखते हैं, दासबोध जैसे ग्रंथ की रचना करते हैं जिसका वो मराठों को द्वेलित कर देती है इनकी पदावली। इनकी पदावलियां और जो उत्तर भारत की पदावलियां थी उनमें आश्चर्य समानता नजर आती है। गिरीश चंद्र त्रिवेदी इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हो ना हो गुरु रामदास समर्थ चूंकि बहुत लंबी यात्राएं करते थे और औरंगजेब की नीतियों का कड़ा विरोध कर रहे थे, तो उनको लगता है कि गुरु रामदास समर्थ जो थे निश्चित रूप से उत्तर भारत में भी आए थे और ग्रामीण समाज में एक परिवर्तन की लहर को पैदा करना चाहते थे। देखिए, परिवर्तन हो ना हो यह अलग बात है, लेकिन परिवर्तन का विचार आना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस बात को एक लोकोक्ति के माध्यम से वो समझाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण लोकोक्ति जो जोगी गाते थे, वो लोकोक्ति क्या थी कि गोकुल योद्धा ने पाण मतलब पान रो बीड़ो चबायो, कुछ कुछ ब्रज कुछ कुछ खड़ी बोली, और गुरु ने सिर पे हाथ धर यूं समझायो कि जुल्म सहणो पाप है और जुल्मीणु सहणो बड़ो पाप है। अर्थात समाज के अंतर्गत वैचारिक आधार पर यह बात उठने लगी थी कि मुगलों का विरोध किया जाना चाहिए। इस बात का उठना ही इस बात का द्योतक था कि अब सत्ता को चुनौती देने के लिए सामाजिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी परिणति हम कालांतर में जाट राज्य के तौर पर देखते हैं। अगर मैं चाहता तो इस टॉपिक को बहुत ही इजीली समाप्त कर सकता था, लेकिन उससे आप कभी भी ये डेप्थ नहीं समझ पाते कि जब कोई विद्रोह होता है, जब कोई घटना होती है तो उसके पीछे विभिन्न आयाम होते हैं। जब हम यूपीएससी में आंसर लिखते हैं, हम आईएएस में आंसर लिखते हैं, आरएएस में लिखते हैं, तो हमें इस डायमेंशन की आवश्यकता होती है कि हमारा मल्टी डायमेंशन वो हम विविध दिशाओं में सोच सकें। और यदि आप ऐसा दृष्टिकोण विकसित करते हैं तो ना केवल आप बेहतर लिख सकते हैं, बल्कि जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर भी आपकी सोच बहुत तेजी से बदलती है। आपका सोचने का नजरिया जितना विस्तृत होता है, क्योंकि वनडे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल होते हैं, वो तथ्य बेस्ड नहीं होते। वहां आप बहुत सारे कारण एक साथ दिए जाते हैं जिसमें से आप 2 या 3 कारण सही चुनने होते हैं, एक को छोड़ना होता है। तो जब तक आप होलिस्टिक दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, हिस्ट्री में आप रोजगार के लिए सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने आज अपनी भाषा को जो है एक मानक हिंदी में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये प्रयास आपको कैसा लगा? यदि आपके पास टाइम हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। ओके।